औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त आप सुन रहे हैं FM 98.6 गुड मॉर्निंग लाहौर में। आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद होते हैं हमारे सीनियर तज्ज़िया निगार साबिक़ा सदर लाहौर चैम्बर मियाँ शफ़क़त अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो जी आपको। खैर मुबारक जी, आपको भी मुबारक हो। जितने मैं मुस्तहिक हूँ उतने भी आप ही। नहीं आपकी देखें एक बड़ी टीम वर्क है, टीम वर्क। अकेला बंदा कुछ नहीं होता। लेकिन ये जो साल से एक मेहनत जारी है और ये किसी से कोई ढकी छुपी बात भी नहीं है, इसके पीछे बड़ी एफर्ट है। कोई एक दिन में तो कामयाबी नहीं मिलती है। तो इसके मुतालिक ज़रा थोड़ा सा रोशनी डालें। ये जो कल का इलेक्शन है जी, ये जो सबसे बड़ी एक अवेयरनेस हम दे रहे हैं, पिछले 95 से ये सिलसिला शुरू हुआ है और ये 27 साल हो गए तकरीबन, कि वोटर को ये बताना कि आपका वोट कितना इम्पोर्टेंट है और आपका वोट हकीकी तौर पे चेंज ला सकता है। और पहले लाहौर चैम्बर में भी हम 5 साल हारते रहे, फिर छठे साल जीतना शुरू किया और आज 19 साल हो गए लाहौर चैम्बर में भी हमें। इसी तरह फेडरेशन में हम पिछले 8 साल से इलेक्शन लड़ रहे हैं। फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स होती क्या है जी, वो भी बताना ज़रूरी है जी कि चैम्बर, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स तो एक ज़िले का एक चैम्बर है और हर ज़िले में एक चैम्बर हो सकता है। ठीक है। यानी कि अगर पंजाब के 32 ज़िले हैं जी तो 32 चैम्बर पंजाब के हो सकते हैं। जी इसी तरह हर सूबे के चैम्बर हैं और 50 से ज़्यादा चैम्बर बन चुके हुए हैं और 150 से ज़्यादा एसोसिएशंस बनी हुई हैं। ये सब मिल के एक एपेक्स बॉडी है, उसके मेंबर बन जाते हैं। यहाँ पे फेडरेशन में इंडिविजुअल मेंबर नहीं होते, ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स हैं। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि 200 के करीब ऑर्गेनाइजेशन है, चैम्बर और एसोसिएशन मिला के, तो उनके एक बॉडी बन जाती है। ठीक। 200 ही एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर होते हैं। ठीक। और 200 ही जनरल बॉडी के मेंबर होते हैं। ठीक। इस दफा जो इलेक्टोरल कॉलेज बना वो 398 का था। ठीक है। यानी कि 199 ऑर्गेनाइजेशन क्वालिफाई की, मेंबर ज्यादा होंगे। ठीक है। वोट का हक जो 199 को दिया गया। ठीक है। उसमें 199 एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर बन गए और 199 ही जनरल बॉडी के मेंबर बने, तो टोटल 398 लोग हो गए। इनमें से 389 ने वोट डाल दिए। ठीक है। 398 में से 389 ने वोट डाल दिया, विच इज 98%। एक्सीलेंट। ये मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी कामयाबी है कि वोटर को ये यकीन हो गया कि मेरे वोट डालने से कुछ चेंज हो सकती है। और उससे बड़ी जो बात है कि ये 398 लोग जो थे, उनमें से 389 वो एक ही शहर में इकट्ठे हुए। ये सबसे बड़ी बात। पूरे मुल्क से वो सारे वहाँ कराची गए, वहाँ पे उन्होंने वोट डाले एक ही दिन में, सुबह 9 से लेकर शाम 5:30 तक, और फिर शाम को रिजल्ट भी आ गया। जी। और तो वोट बहुत ज़्यादा नहीं है, ये काउंटिंग आसानी होती है। और ये सिर्फ प्रेसिडेंट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के लिए ये वोट बैंक है। ठीक। बाकियों के लिए कम होता है। अच्छा। मिसाल के तौर पे अगर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, 13 अहदेदार टोटल होते हैं इसके। ठीक। एक प्रेसिडेंट, एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, बाकी के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। उसमें से पंजाब का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, एक हर सूबे का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, 4 सूबे हो गए। और 5वां रखा होता है कैपिटल सिटी एंड फाटा के जो एरिया है। ठीक है। प्लस गिलगित बल्तिस्तान प्लस आज़ाद कश्मीर। ठीक है। इनका भी एक वाइस प्रेसिडेंट होता है जो रिप्रेजेंट करता है। तो और इसी तरह 4 ही एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है। जो बड़ी इंपॉर्टेंट, वो भी सारी सीटें इंपॉर्टेंट है, मगर जो वोट बैंक सबसे बड़ा जो होता है वो प्रेसिडेंट और एसपीपी का, उसके बाद एसोसिएशन के जो वाइस प्रेसिडेंट है। और इसमें तकरीबन क्लीन स्वीप की है, सिवाय एक आध सीट पे, वो भी हम अनअपोज्ड हुए हैं, जीते हम ही हैं। ठीक है। इरफान इकबाल साहब ने लिए हैं जी 187 वोट, बिल्कुल ऐसे आउट ऑफ 389। और उनके मध्य मुकाबले में डॉक्टर नुमान साहब सियालकोट से हैं। जब मैं प्रेसिडेंट था लाहौर चैम्बर का, तो ये सियालकोट से प्रेसिडेंट थे डॉक्टर नुमान साहब। अच्छा। वेरी क्लोज फ्रेंड, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। ठीक है। और ये भी कोई दूसरी तीसरी दफ़ा हार रहे हैं इलेक्शन। हार रहे हैं। दूसरी दफ़ा तो ज़रूरी है, तीसरी का मुझे नहीं पता, शायद कि तीसरी दफ़ा है। ठीक है। तो उनसे दोस्ती भी बड़ी है और इंशाल्लाह रहेगी भी। वो 160 वोट से लेके तो हार गए। ये भी बड़े हैंडसम वोट है, 160 वोट।
और 27 वोटों से इरफान इकबाल साहब जीते। ठीक है। उसके बाद चावला साहब जो एसवीपी, सुलेमान चावला साहब एसवीपी की सीट से कंटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने इरफान इकबाल से भी ज़्यादा वोट लिए। ठीक है। 199, 200 के करीब पहुंच गए थे वो, उन्होंने वोट। और उनके मुकाबले में हनीफ गौहर साहब जो थे, ये भी दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं, पहले भी हारे हुए हैं एक दफा। ठीक है। इन्होंने 150 वोट लिए। ठीक है। इस तरह अगर एसोसिएशन में चले जाएं तो नदीम कुरैशी छोटे भाइयों की तरह हैं। जी जी। उन्होंने 144 वोट लिए हैं। शबीर साहब ने 150 लिए हैं। इस तरह 130 और सब कम से कम वोट शौकत साहब के हैं, 119 वोट हैं। ठीक है। तो ये जो वोटिंग जो बड़े ज़्यादा वोट वाले वो मैंने काउंट कर दिए हैं। जी जी। तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी एक चेंज पाकिस्तान में आई है, और लोगों को अब इस चीज़ का एहसास हो गया है कि वोट डालने से भी असर अंदाज हो सकता है, और हुआ है। और पिछले 3 साल से हम, ये तीसरा हमारा साल है, तीसरा साल जीतने का। हारने के 5 साल अलग है। हारने के 5 साल अलग। तो इससे ये हुआ है कि अदारे के ऊपर लोगों का एतमाद मज़ीद बढ़ा है। जो हमने ये देखा है कि लोग आए हैं और सब ने, और बड़ी ये बात है कि पूरे पाकिस्तान से एक शहर में फिर इकट्ठे होना और एक सफ़र तय करके आप जाते हैं। और ये बहुत बड़ी एक्टिविटी होती है कराची में। एक्टिविटी, सारे होटल वो सारे बुक होते हैं, क्योंकि ये 400 लोग नहीं ठहरे होते, इनके साथ 400 और भी होते हैं। जी जी। वोटर एंड सपोर्टर भी होते हैं। वो पूरा एक रौनक मेला लगा होता है। जी जी। और पढ़े लिखे लोगों का ये इलेक्शन है। बिल्कुल ऐसा। तो ये इरफान इकबाल शेख साहब के आने से जो है वो अब बड़ी कोई उम्मीद है कि ये, क्योंकि जैसे इन्होंने लाहौर चैम्बर में काम किया है, ये इंशाल्लाह वहाँ पे भी करेंगे। और सबसे पहले सुबह मैसेज भी उनका वॉइस मैसेज आया हुआ था। जी जी। कि अगर हम मुतहिद हैं तो हमें कोई हरा नहीं सकता। यूनिटी उन्होंने भी इस बात की है कि मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, और पूरा अगला हो सकता है ये टेन्योर 2 साल का हो जाए। ठीक। इसके लिए नेशनल असम्बली में बिल पेश हुआ है। ठीक है। 1 साल या 2 साल जो भी उनका टाइम होगा उसमें वो साबित करेंगे, बिजनेस कम्युनिटी के लिए भी और सब दोस्तों के लिए भी। सब दोस्तों के लिए। इरफान इकबाल शेख साहब का जो सफ़र शुरू हुआ था वो भी शुरू के लोगों में आपके साथ शामिल थे? नहीं, अब भी ये देखें, ये वक्त के साथ साथ चेंज आती रहती है। इवन के अंजुम निसार साहब जो हमारे लीडर हैं, जी जी, और मेरे ही तैयार करदा लीडर हैं, जी जी, वो भी शुरू में साथ नहीं थे हमारे। जी जी। वो 1 साल बाद उन्होंने शामिल हुए थे। जी। अभी जितने भी आपको लीडरशिप नजर आ रही है ये शुरू वाली नहीं है, ये सेकंड फेज वाले हैं। ठीक है। फर्स्ट फेज वाले अपनी बारियां भी ले चुके, घर पे बैठे भी हुए हैं और एक्टिव भी हैं, ऑब्वियसली सपोर्ट वगैरह करते हैं। जी। तो ये लीडरशिप का यही कमाल होता है कि अगर उससे अच्छे लोग आ गए हैं उनको आगे लाना चाहिए, और हम लेके आए हैं वो। ये वाकई बिल्कुल इसके ऊपर। और अगर आप सीनियरिटी वाइज देखें तो इरफान इकबाल साहब शायद नुमान से पहले प्रेसिडेंट बने हैं, जो इस वक्त नुमान साहब प्रेसिडेंट है लाहौर चैम्बर के। जी जी। इससे पहले वो थे। जी जी। तो सीनियरिटी वाइज तो बहुत जूनियर होंगे, मगर कैपेबिलिटी वाइज वो इस काबिल हैं कि उनको हमने इलेक्शन लड़ाया और जीते भी, और रिजल्ट आपके सामने। और ये समझा गया कि दिस इज द राइट टाइम कि उनको दिया जाए मौका और वो परफॉर्म करेंगे। और पंजाब की बारी आती है 5 साल बाद। ठीक है। यानी कि इसके बाद जो पंजाब का प्रेसिडेंट आएगा वो 5 साल बाद आएगा। ठीक है। तो बजाय उनके इनको 5 साल बाद इलेक्शन लड़वाते, ये फैसला हुआ कि इनको अभी इलेक्शन लड़वाया जाए। अभी अच्छी फॉर्म लगी हुई है, जैसे वो एक बैट्समैन होता है ना, वो स्कोर अच्छे कर रहा होता है तो उसको वो फिर खिलाना चाहिए। लेकिन जब मियां अंजुम निसार साहब बने थे ये पिछले साल, तो वो पंजाब से नहीं? अच्छा, उसका नहीं, पंजाब से थे जी। उसका ये होता है कि 2 सूबे जो हैं वो बड़े सूबे हैं, एक पंजाब और एक सिंध। मियां साहब जब पहले इलेक्शन लड़े तो हार गए थे वो। ठीक है। उसके 5 साल बाद फिर इलेक्शन हुआ और वो जीते हम जी। उसके 2 साल बाद फिर दोबारा इलेक्शन हुआ है पंजाब की बारे पे। ठीक है। यानी कि 5 दफा जब रोटेट हो जाती है तो उसके बाद एक बारी पंजाब को और एक सिंध को दोबारा दी जाती है। ओके। क्योंकि ये बड़े सूबे हैं और इनके बड़े चैम्बर भी ज्यादा है। ठीक है। और एसोसिएशन भी ज्यादा है, तो इन दोनों सूबों को 2-2 बारियां दी जाती। 2-2 बारियां दी जाती। तो ये जो FPCCI के जब प्रेसिडेंट बनते हैं तो इनके जो लाइक इख्तियारात हैं, इनकी मीटिंग्स हैं, ये फिर उस एक वजीर से बढ़ के ही एक इसकी अथॉरिटी आ जाती है। ऑब्वियसली जी, अगर आपके हुकूमत के साथ अच्छे तल्लुकात हैं तो प्राइम मिनिस्टर आपको हमेशा साथ लेके चलते हैं, बाहर जाना हो, क्योंकि आप पाकिस्तान के एक शख्स हैं जो पूरी बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
बिल्कुल ऐसे। और वो उनको फिर साथ लेके उनके साथ मशावरत भी होती है। और इरफान इकबाल साहब क्योंकि रिश्तेदार भी हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के, तो उनको ये डबल एज है कि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकते हैं। वेरी गुड फॉर बिजनेस कम्युनिटी। बड़ा पुराना ताल्लुक है खान साहब के साथ उनका, एक अच्छा रिश्तेदारी अभी हुई है, रिश्तेदारी इसी साल हुई है। में तलक तो हाँ सबके साथ सबका ही है, लाहौर के रहने वाले, लाहौर के रहने वाले, सही बात। और तकरीबन एज वाइज भी कुछ 4-5 साल छोटे होंगे इरफान इकबाल साहब उनसे, ठीक है, तो एक ही एज ग्रुप है। चले जी ये इस आज अच्छा हाँ साहब से मुझे याद आया कि हाँ साहब आज लाहौर आए हुए हैं। ठीक है, ठीक और है, आज उन्होंने हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी की है। ठीक है। और कल मुझे फ़ोन आया कि जी लाहौर चैम्बर की तरफ से कोई भी लीडरशिप अवेलेबल नहीं है लाहौर में, अच्छा सिर्फ मैं ही बचे हैं। अच्छा, तो शायद मैं इसके बाद वहाँ पे गुड। हाँ सबसे मुलाकात हो और उनसे। चलें, ज़बरदस्त हो गया जी। ये साल का जो आखिरी दिन है और इसको अच्छे तरीके से जो है वो वाइंड अप किया जाए, रैप अप किया जाए। और इसके अलावा जी खान साहब जो है ना वो काफ़ी गुस्से में भी तो लग रहे हैं। वो कहते हैं नवाज शरीफ साहब जो है ना वो जब सऊदी अरब से भी आए थे तो बगैर समझौते के नहीं आए थे, और कोई लबो लहजा भी जो है ना थोड़ा सा खान साहब का ज़रा आज गुस्से वाला था। मैंने कल आप जो सुबह उनको वो देखे जो डायलॉग बोल रहे थे वो, जी जी, तो मुझे यूसुफ रज़ाक गिलानी से अपना याद आ गए। जी जी, लाहौर चैम्बर ने उनको इनवाइट किया जब प्राइम मिनिस्टर के आके आप अवार्ड सेरेमनी को हेड करें, तो उन्होंने अपनी स्पीच यहाँ से शुरू की। उसमें कोई आफत आई हुई थी मुझे याद, या कोई सैलाब था या कोई जलजिला तो नहीं था। तो उन्होंने अपनी स्पीच इससे शुरू की कि जी बहुत गमज़दा माहौल है पाकिस्तान का, तो मेरा आना बनता तो नहीं था कि मैं अगर इस्लामाबाद में बैठ के काम करता तो वो ज़्यादा बेहतर था, मगर मैं इसलिए आया हूँ कि ये आपने मुझे तीसरी दफ़ा बुलाया, ये हैट्रिक है आज, तो इसलिए मैं आया हूँ। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी था कि लाहौर में ऐसी हवाएं निकल रही हैं कि मैं जा रहा हूँ और मैं हो रहा हूँ, ये हो रहा हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं। मैं आपको यकीन दिलाने आया हूँ कि मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं प्राइम मिनिस्टर ही हूँ। और हर तीसरे महीने एक नई अफवाह गर्दिश कर रही है। और यही बात कल हाँ साहब ने भी की है कि हर तीसरे महीने मुझे कहा जाता है कि जी ये जा रहा है और दूसरा सेटअप आ रहा है, तो मैं यहीं पे हूँ। तो दूसरे उन्होंने ये भी अंदिया दिया है कि अगर कोई डील हुई होगी तो फिर आएंगे प्राइम मिनिस्टर साहब, अगर डील नहीं हुई होगी तो नहीं आएंगे। ठीक है, तो खैर मेरी राय से मुख्तलिफ है कि डील की अब ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब जो इमरान खान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, नवाज शरीफ का मैं समझता हूँ एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जितना मैं उनको जानता हूँ वो अपनी आखिरी इनिंग्स खेलने आएंगे। ठीक है, और इसके बाद वो इनिंग होगी कि फिर वो अल्लाह करे लोग देखें, ठीक है, और क्या रिजल्ट आते हैं इसके, लेट्स सी। लेकिन वो बात आपकी ठीक है, खान साहब यही कहते हैं कि ये हर 3 महीने के बाद समझते हैं कि हुकूमत मुश्किल में है। हुकूमत किसी मुश्किल में नहीं। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खलबली चाहते हैं हर वक्त, ठीक है, उनकी ख्वाहिश हो ना हो कि जी हुकूमत रहे ना रहे, वो बस शोशा छोड़ना होता है। ठीक है, उनको बस इग्नोर करें, अल्लाह खैर से लगे। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हर किसी के सवाल का जवाब दें, हर किसी की तनकीद का जवाब दें तो फिर तो आप इन्हीं कामों में लग जाएंगे, फिर परफॉर्मेंस तो नहीं आप दे सकते। और दूसरा हमारा जो रवैया है वो ना सिर्फ हम ये रोड्स के ऊपर देखते हैं, हम असम्बली के अंदर भी देखें तो हमें ये बिल्कुल इसमें किसी किस्म का कोई तजाद नज़र नहीं आता, एक जैसी अप्रोच है। कल 2 ख़वातीन जो हैं वो मेंबर असम्बली आपस में वो झगड़ पड़ी हैं वहाँ पे, एक ने किसी का बाजू पकड़ लिया, दूसरी ने उसको तमांचा मार दिया। ये क्या रवैया है जी? ये इस तरह देखिए ये टॉलरेंस जो है ना हमारी सोसाइटी में बहुत कम हो गई है। जैसे हम कल भी जिक्र कर रहे थे, वो सियालकोट वाला वाक़या ले लें या और वाक़या ले लें, महज़ब होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारे जो पार्लियामेंटेरियन हैं इनकी बाकायदा ट्रेनिंग होनी चाहिए कि ये आपका ये हदूद है, यहाँ तक आप के रहना। ये कोई नई बात नहीं, हमारे यहाँ भी है। अभी 4 दिन पहले उर्दून की असम्बली में भी ऐसा हुआ, ठीक है, वहाँ पर भी हाथापाई हुई है, कुर्सियाँ उठाई गई हैं। तो ये इंटरनेशनली नॉर्मल भी है, कोई ऐसी बात नहीं कि ये बहुत ही नॉर्मल है। मगर हमें अपने मजहबी तौर पे या अखलाकी तौर पे ये समझाना चाहिए मेंबरान को कि ये लड़ने झगड़ने का वो जगह नहीं है। आप लड़ाई झगड़ा बाहर जाके कहीं करें, ईवान को मुकद्दस रहना चाहिए। जी जी, वो हमारे यहाँ पिछले चंद सालों से शायद नहीं हो रहा।
हत्ता कि ये कहा जाता है कि जब आप गुफ्तगू करें तो अल्फाज का चुनाव बेहतरीन होना चाहिए और गैर पार्लिमानी अल्फाज नहीं अदा करने चाहिए। तो वहाँ पे जनाब ये एक ख़वातीन का आपस में झगड़ना, और वो देखें हमारा मीडिया भी बड़ी फिर सनसनी फैलाता है। शगुफ्ता ने गजाला का हाथ मरोड़ दिया, गजाला ने शगुफ्ता को तमाचा रसीद कर, और अब ये ऐसे लगता है किसी ड्रामे की वो कहानी है, जबकि ये दोनों जो हैं वो कौमी असम्बली की जो है ना मेंबर पार्लियामेंट हैं, और पार्लियामेंट के अंदर ही जो है वो फिर हमने ये देखा है कि असद उमर साहब और ख्वाजा आसिफ साहब का भी बड़ा मैच पड़ा है कल। बड़ी इन्होंने तकारीर का आपस में मुकाबला किया है, और ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे थे कि आप जो है वो पाकिस्तान को सरेंडर कर रहे हैं। असद उमर साहब ने इसके ऊपर बड़ा, इस पे एक बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है कि बिल जो पेश मिनी बजट जो पेश हो गया है जी, उसमें क्या जो स्टेट बैंक है वो इंडिपेंडेंट रहेगा जी, या स्टेट बैंक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर रहेगा? ठीक है। या स्टेट बैंक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर रहेगा? ठीक। अब इसको IMF तुली हुई है इसको इंडिपेंडेंट करने पे कि जी, और IMF ने हमेशा स्टेट बैंक का जो गवर्नर लगाना है वो अपनी मर्जी का लगाना है, तो इसका मतलब फिर स्टेट बैंक भी IMF का हो गया। ठीक है। हमारे प्राइम मिनिस्टर की हिदायत ही लेगा, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की हिदायत ही लेगा, उसको जस्टिफाई जितना मर्जी करने की कोशिश करें। एक मॉडल बना रहे हैं कि जैसे अमेरिका में स्टेट बैंक जो है वो अमेरिकन गवर्नमेंट का नहीं है, वो एक प्राइवेट ग्रुप है उसका है, तो ये उस मॉडल की तरफ जा रहे हैं। अच्छा। कि जी इसको इंडिपेंडेंट कर दें ताकि हुकूमत नोट ना छपवा सके, जब हुकूमत को ज़रूरत पड़े पैसे की तो वो उसको वक्त पे मुहैया ना हो। वक्त पे मुहैया, ये मैं समझता हूँ ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन शौकत तरीन साहब ने यह फरमाया कि इंतज़ामी आज़ादी हम दे रहे हैं स्टेट बैंक को, ये क्या मतलब? बात वही है, कान इधर से पकड़ ले उधर से पकड़ ले। पहले ये कहा गया कि हम 350 अरब रुपए के जो टैक्स छूट हैं वो वापस ले, ठीक। आज शौकत तरीन साहब का बयान है कि जी 2 अरब रुपए का बोझ सिर्फ पड़ेगा आवाम पे। ठीक है। अब 2 अरब है या 20 अरब है या 200 अरब है, मगर पड़ेगा तो सही ना, पड़ेगा तो सही। अच्छा, दूसरी बात है, अगर आप किसी अमीर आदमी पे बोझ डाल रहे हैं तो उससे घर से तो लाकर नहीं देने, ट्रू, उसकी अपने बिजनेस से निकाल लें, और जब वो बिजनेस से निकालेगा तो चीज़ें महंगी करेगा, चीज़ें महंगी करेगा तो वो गरीब आदमी ने खरीदनी, वो चलता चलता तो सर्कल वहीं पे पहुंच जाता है। जी जी। अब जो भी टैक्स लगाएं या टैक्स की एग्जेम्पशन दें वो गरीब आदमी पे पड़नी। और हुआ यही है कि चाहे वो कंप्यूटर है, मोबाइल है, नमक है, गोश्त है, बेकरी की आइटम्स हैं, कुछ भी है जो आम रोजमर्रा की जरूरत की अशिया है वही महंगी हुई हैं। बिल्कुल। और 17% का इनके ऊपर जो है वो लगा दिया है GST। ये तो बड़ा ये काम महंगा हो गया है। तो बिल्कुल ऐसे 2022 जो है ना जी, वो आपको बड़ा महंगा साल पड़ रहा है। देखते हैं कि अब इसमें क्या होता है। और उसके बाद इलेक्शन आने हैं, फिर आप अपना गुस्सा निकाल लो इलेक्शन नहीं, उस दिन सुते रहते हैं ना लोग, उस दिन छुट्टी मना लेते हैं। अब नहीं मेरे में सोएंगे, अब तो वैसे नींद नहीं आएगी। ये वाला जो है ना मॉडल फॉलो करें। देखें जैसे हमारा ये FPCC का इलेक्शन हुआ है, FPCCI का, यहाँ पे देखें कैसा ज़बरदस्त टर्न आउट आया, लोग निकले हैं और आगे उन्होंने अपना हक इस्तेमाल किया है। ये पाकिस्तान की आम आवाम के लिए भी ज़रूरी है कि उस दिन क्रिकेट मैच ना खेलें, उस दिन मूवी ना देखें, आप आएँ, निकलें, अपना वोट कास्ट करें, और एटलीस्ट मेरा ख्याल है कि कुछ 70% से प्लस होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, ताकि अगर आपने वोट ही कास्ट नहीं किया और बाद में आप तनकीद करते हैं तो वो बेसूद है, वो बेसूद है। और इसी नोट के ऊपर एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, तो मियाँ साहब से मज़ीद जानते हैं कि ये पार्लियामेंट के अंदर जो मामला चल रहे हैं ये किस तरफ जाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एंड यू आर लिसनिंग FM 98.6 गुड मॉर्निंग लाहौर में हम दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मियाँ साहब से हम बात कर रहे थे और कुछ सीख रहे थे मिनी बजट के हवाले से कि पाकिस्तान पे जो ये बजट आता है वैसे जून के महीने में, और वैसे सूरज सवा नेज़े पे होता है, तो लोग जो है ना वो यूज टू होते हैं कि चलो ठीक है अब इसमें पहले ही मार पड़ रही है तो और भी मार पड़े। ये ठंडे ठंडे मौसम में जो झंझोड़ा गया जी अवाम को, तो ये क्या बारिश भी नहीं हो रही, बारिश भी नहीं हो रही, ये क्या मजाक है? बर्फ पड़ रही है जी। मिनी बजट जो है जी कंप्लाइंस थी IMF की, ठीक, वो नहीं की गवर्नमेंट ने पिछले बजट में या उस बजट के बाद। तो अब IMF इस चीज़ पे दबाव डाल रहा है कि जो आपने हमारी कंप्लाइंस नहीं की
तो आप उसको पूरा करें। ठीक है। अब कंप्लायंस वो ये नहीं कहते कि जी आप इतने पैसे बढ़ा दें, इतना ये कर दें। वो कहते हैं आपकी टैक्स कलेक्शन बढ़नी चाहिए, डायरेक्टली इतनी होनी चाहिए, इनडायरेक्टली इतनी होनी चाहिए, आपकी जो जीडीपी है उसके हिसाब से टैक्स इतना होना चाहिए। तो इसी ये वही बातें हैं जो थोड़ी देर पहले सलमान शाह साहब यहाँ पे कर गए लाहौर चैम्बर में। वो एक राह हमवार कर रहे थे कि जी जब हम मिनी बजट लाएंगे तो आप फिर उस पे बोले या ना बोले या किस तरह बोले। तो हर प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर तो अपनी मर्जी से बोलेंगे, उन पर कोई डिक्टेशन तो है कोई नहीं। तो ये ऑब्वियसली ये इससे महंगाई तो होगी, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। अब वहाँ पे बजट किस तरीके से मिनी बजट पेश किया गया, वहाँ पे कितनी डेलिब्रेशन हुई, और दूसरी तरफ से अपोजिशन के जो बड़े पार्टी के लीडर थे जैसे शहबाज शरीफ साहब हैं या बिलावल भुट्टो साहब हैं, ये शामिल नहीं हुए कल की उसमें। आज मेरे ख्याल में शामिल होंगे क्योंकि आज तक ये सेशन एडजर्न किया हुआ है। तो आज मैं समझता हूँ उनकी बारी आएगी तकरीरों की, तो आज करेंगे। तो आज ये हुकूमत तो इसको पास करवा लेगी क्योंकि हुकूमत मेजॉरिटी भी है। तो ये एक और जो बम है महंगाई का वो अवाम पे पड़ जाएगा, अवाम पे पड़ेगा। और इसको हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं शेख रशीद साहब जी, उन्होंने कहा जी आखिरी साल में महंगाई कम हो जाएगी, वो महंगाई कम हो जाएगी। लेकिन कल भी जो है ना इसके ऊपर भी वो कह रहे थे कि ऐसे ही कह रहे थे आप 350 अरब रुपए का वो आ रहा है वहाँ पे बोझ, ये तो सिर्फ 2 अरब रुपए का बोझ है। देखिए जो शेख रशीद साहब है ना वो अकाउंट्स के या फाइनेंस के बंदे नहीं है। तो उनका जो देखे ज़हन तो उन्होंने जो शौकत तरीन ने कहा उन्होंने वही बात आगे कर दी है। शब्बर ज़ैदी साहब कल लगे हुए थे रात को एक चैनल पे, तो वो भी यही कह रहे थे, जो FBR के चेयरमैन रहे हैं पहले, वो भी यही कह रहे थे कि जी महंगाई होगी, महंगाई होगी। और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन कोई नहीं हमारे पास कि जी जिससे हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को कंट्रोल कर लें। जो इस वक्त रवायत डली हुई है, वो कह रहे थे 18वीं तरमीम अगर वापस हो जाए तो फिर शायद ये मुमकिन हो, फिर शायद मुमकिन हो जाए, और सूबों की खुद मुख्तारी फिर कम हो जाएगी जो पहले किसी ज़माने में थी। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये वो मसले मसाइल हैं जो बुनियादी तौर पे होने ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान के पास वो कौन से ऐसे ज़खायर मौजूद नहीं हैं कि जिनको हमें बरूए कार लेके और उनसे अपना जो मुल्क का अपना जो ज़र मुबादला है वो भी बढ़ा सकते हैं। हर तरह का रॉ मटेरियल भी है, सारा कुछ अवेलेबल है, लेकिन हम एक अजीब सी दलदल में फंसते चले जा रहे हैं जिसको कर्ज़ का नाम दिया जाता है। अब देखें, हमारा बुनियादी मसला तालीम का है, बुनियादी मसला सेहत का है। इन मसाइल से हम कैसे निकलेंगे जबकि कर्ज से ही हमारी जान नहीं छूटती? देखिए, हमें ये देखना है कि क्या ये ब्यूरोक्रेसी इस वक्त जो पाकिस्तान में बैठी हुई है सीटों पे, ये इस मुल्क को चला सकती है कि नहीं चला सकती। आपने एक ज़माने में डिसीजन लिया कि जो ट्रैफिक पुलिस है ये इस काबिल नहीं है कि इसको ट्रैफिक इसके हवाले कर दी जाए। आपने नई ट्रैफिक पुलिस ले आए और वो कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है उनसे, बड़ा अच्छा रिजल्ट है, बड़ा अच्छा रिजल्ट। तो क्या हम इस लेवल पे नहीं सोच सकते कि ब्यूरोक्रेसी हमें दूसरी चाहिए? ये ब्यूरोक्रेसी चाहिए नहीं। ये ब्यूरोक्रेसी डिज़ाइन हुई है अंग्रेज़ों के ज़माने की, ठीक है, कि रूल किस तरह करना। अब वो रूल वाला ज़माना, ये ब्यूरोक्रेसी इंग्लैंड में भी नहीं है आज, और उस वक्त भी इंग्लैंड में नहीं थी। उन्होंने ये डिज़ाइन की थी कॉलोनियल सिस्टम के मुताबिक। और मज़े की बात है, जब वो ये ब्यूरोक्रेसी यहाँ से 1947 से गए तो ये ब्यूरोक्रेसी को वो वापस इंग्लैंड नहीं लेके गए, वहाँ पे नहीं लेके, ना 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 ना। इन्होंने अपनी फौज और अपने ये सारे जो थे करते धरते इनको यूएई में लैंड कराया। ठीक है, उस वक्त यूएई नहीं होता था, उस वक्त ओमान होता था। ठीक है, ओमान के अंदर इन्होंने लैंड कराया, वहाँ पे 5-10 साल रखा इनको, ठीक है, ब्रेन वॉश किया अपने मुल्क में लेके जाने से पहले। और दूसरा लोगों का ये भी ख्याल है कि उनका मतलब था कि शायद 47 के हमने आज़ादी तो दे दी है, ये सस्टेन ही ना कर सके, तो हम जो इतनी दूर से वापस आएंगे तो हम अक्रॉस समुंदर बैठे हुए यहाँ से आके फिर कब्जा कर लेंगे। वो हर अल्लाह ताला का निज़ाम था कि चला मुल्क, दोनों इंडिया भी चला और हम भी चले, तो इनको वापस नहीं आना पड़ा। मगर ये इनको ये समझ था कि ये हमने जो चीज़ बना दी है ये हमारे मुल्क में काबिल अमल नहीं है ये। ठीक है। तो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि ब्यूरोक्रेट मेरे दोस्त हैं, अब तो रिटायर हो गया वो, जी जी, वो कहीं ऑस्ट्रेलिया पे गए हुए थे ट्रेनिंग पे। ठीक है।
तो उन्होंने जब बताया कि जी मैं वहाँ पे मेरे ऑफिस में बेल लगी हुई है, तो मैं बेल दबाता हूँ तो एक पीएन आता है, उसको फिर मैं कहता हूँ चाय लेके आओ, फिर वो चाय लेके आता है। तो ये जो गोरे पूरी दुनिया से आए हुए थे उनके लिए ये एक इमेजिनेशन थी जी, हमने तो कभी नहीं ऐसा देखा, और कभी ऐसा भी होता हो बेल लगी हो, बेल दबाएंगे तो बंदा आएगा, बंदा आपसे पूछेगा। तो उनमें से 4 लोग ना आगे पाकिस्तान जाना, उन्होंने यूरोप था, उन्होंने कहा जी हम रास्ते में रुक के देखते हैं। वो निज़ाम देख के गए बेल वाला, जो मेरे दोस्त के ऑफिस में लगा हुआ था कि जी वो बेल बजाता है और चाय सब होती है। उन्होंने कहा जी ये पूरी दुनिया में अब नहीं है, ये सिर्फ इधर ही रह गया। और ये जो ब्यूरोक्रेसी डिज़ाइन है ये हमारे मुल्क के लिए है ही नहीं। यहाँ पे तो खादम चाहिए, यहाँ पे तो अलमिया ये है कि चीफ मिनिस्टर ये कहता है जी मैं खादम हूँ, और जो सेक्रेटरी कहता है वो कहता है मैं मालिक हूँ। और वो ये फील करनी शुरू हो जाता है कि जी इस मुल्क को तो चला ही मैं रहा हूँ, हालांकि वो हमारे टैक्सों से उसको तनख्वाह मिल रही है। बिल्कुल ऐसे। उसके जो घर में बिजली चल रही है वो हमारे टैक्सों के पैसे से चल रही है। बिल्कुल ऐसे। उसको ये किसी ने एहसास नहीं दिलाया कि तुम जो हो भाई इस खादम हो, तुम इस मुल्क के, इस मुल्क की खून पसीने की जो कमाई है उससे तुम्हारा खर्चा चल रहा है, उससे खर्चा चल रहा है। ये तो ट्रेनिंग जो CSS की है वो ऐसी होनी चाहिए, वो तो ऐसी होनी कि खादमीन की एक ट्रेनिंग करे। नहीं, लेकिन वो देखें अब जैसे ये आप रेलवे की ज़मीनें देख लें या रेलवे के ये जितनी ऑफिसर्स कॉलोनीज देख लें, म्यो गार्डन देख लें जी, ज़्यादा दूर ना जाएं, तो वो तो आम बंदे का तो ख्वाब है कि उसमें तो जाने नहीं वो देते, एंटर ही नहीं होने देते। तो वो वहाँ पे जब एक बंदा इस तरह की लग्जरी लाइफस्टाइल में रह रहा है, बड़े मज़े से एक बिल्कुल पैक्ड एक सोसाइटी बना के बैठे हुए हैं, तो वो तो हालांकि अवाम के पैसे से उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। वो क्यों वो करेंगे किसी का काम जब आपने ऐसा माइंडसेट उनको दे दिया? देखिए ये तो शुरू में जब आपने उनकी ट्रेनिंग ही उस तरीके से कर दी तो फिर तो माइंडसेट वही है। अगर आपकी उनकी ट्रेनिंग ये करेंगे भी यहाँ पे आके तुमने में खिदमत करनी है तो फिर और बात हो जाएगी, क्योंकि वो आवाम के अंदर होगा तो खिदमत करेगा ना। बिल्कुल। तो सर वो गेट को अगर लॉक करके बैठ जाएगा वो कैसे खिदमत करेगा? देखिए कोई भी पब्लिक ऑफिस में गेट बंद करने का तस्वर ही नहीं होना चाहिए, ना हमारा आईन इसकी इजाज़त देता है, ना हमारा मजहब इसकी इजाज़त देता है। ऐसी कि किसी ने ज़बरदस्ती आपको पब्लिक ऑफिस नहीं दिया, आप अपनी मर्जी से आए हैं तो दरवाजे खुले रखेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। इवन के देखें ये दहशतगर्दी के ज़माने में भी ये जो पिछले कुछ सालों से हमने देखा है, आप चले जाते हैं जिस वक्त वाशिंगटन DC, तो वाने उनका जो वाइट हाउस है, अब हमारा वाने सदर है, इधर जाना एक बड़ा एक अजाब होता है। तो वाइट हाउस तक आपकी एक्सेस है, आप चले जाते हैं, लोग जाते हैं, तस्वीरें भी बनवाते हैं, देखते हैं, और फिर उन्होंने कुछ एक सिस्टम इस तरह का रखा हुआ है, कोई एप्लीकेशन दे दें तो आपकी वो 3-4 महीने में बारी भी आती है और अंदर विजिट भी करवा देते हैं आपको। तो वो चीज़ें उन्होंने हमारे लिए छोड़ी हैं यहाँ पे, अपने लिए उन्होंने जो है ना वो तरीकाकार ही मुख्तलिफ रखा है, सेल्फ सर्विस के ऊपर बिलीव करते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो ये देखें ना, अब अगर इस ब्यूरोक्रेसी को चेंज करने की आप बात करते हैं तो मुल्क में तो वैसे भी देखें बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है कि जिसका हिसाब ही कोई नहीं है, तो इनको लगाएं कहीं ना कहीं। देखिए ये तो जितनी देर तक रिटायर क्या मतलब मरने तक बोझ ही हम पे, रिटायर हो जाएंगे फिर पेंशन लेंगे तो फिर अगर खुदा ना हंसता फौत हो गया तो फिर इनके बच्चे बीवी पेंशन लेगी। वो तो ये समझे बोझ रहना ही है पूरे मुल्क पे। इस बोझ को रखते हुए ही जैसे आपने जो ट्रैफिक पुलिस नई लेके आए हैं, तो पुरानी पुलिस तो फारग तो नहीं की हमने जी, पुरानी पुलिस हमने थानों में भेज दी भी जाके यहाँ पे काम करो। तो नई ब्यूरोक्रेसी आपको लानी पड़ेगी और इनको साथ रखते हुए, ठीक, और महकमा वाइज हम चेंज करें। ठीक, मिसाल के तौर पे हम कहें जी अब ज़कात के महकमे में नई ब्यूरोक्रेसी आएगी, ठीक, अब वेलफेयर के पहले काम जो है बैतुल माल में नई ब्यूरोक्रेसी ले महकमा औकाफ के अंदर लोगों को, और उनमें पहले सबसे उनको ये तमीज़ सिखानी ज़रूरी है कि हलाल हराम क्या है। हलाल खाने से आपकी तंगी तो आ सकती है, मगर सारी उम्र की आपकी जो है ना वो सफाई हो जाती है कि आप पे कोई खुदा ना खास्ता अजाब नहीं आएगा, अल्लाह ताला आपसे खुश रहेगा, आपके बच्चे नेक होंगे। बच्चों को हलाल खिलाएंगे तो उन्होंने नेक ही होना, बिल्कुल, हराम खिलाएंगे तो फिर जैसे ही होगा, वो फिर ऐसे ही होगा। और 90% ब्यूरोक्रेसी के बच्चे बाहर पढ़ रहे होते हैं और सबसे पहले बात सुनने को मिलती है जी इसको फुल स्कॉलरशिप मिल गई है। हमारे बच्चों को कभी नहीं फुल स्कॉलरशिप मिली। ये क्या वजह है वैसे? वो सारे वैसे दोनों पर पैसे हैं, वह उनको कभी चेक किया जाए कि वाकई इनकी
किसी ने ये नहीं कहा कि यार ब्यूरोक्रेसी के पास ड्यूल पासपोर्ट नहीं हो सकता। आप तो एम्प्लॉई हैं इस मुल्क के, अब आप प्राइम मिनिस्टर की अकामे चेक कर रहे हैं, अब जो सियासतदान हैं उनकी नेशनलिटी चेक करें, ब्यूरोक्रेसी तो पहले चेक करें क्या वो इस मुल्क के साथ लॉयल हैं, इस मुल्क के साथ किसी और मुल्क की उन्होंने सिटीजनशिप रखी हुई है। ये सारी चीज़ें एक्सपोज होनी है। अब भी ब्यूरोक्रेसी अपने आप को बचाने के लिए बिजनेसमैन और सियासतदान को गंदा कर रही है कि ये अच्छे नहीं है, खुद अपने आप को बचाने के लिए। अदरवाइज तो वो सबसे कमज़ोर तो वो है, सबसे कमज़ोर वो है। और सर्व भी उन्होंने करना है और इस चीज़ के वो पैसे भी लेते हैं, कोई बिला वजह जो है ना वो तो नहीं बैठे हुए, जो काम करते हैं उसकी वो नौकरी मिलेगी। एक CSP अफसर को साला उसका अमीर हो जाएगा, उसके बिरोही अमीर हो जाएंगे। भाई ये क्या कौन सा फार्मूला है कि भाई नौकरी मिली है उसको तो साला साहब जो है वो करोड़पति हो गए। ऐसे ही है बेनिफिशरी। बड़े बड़े हम देखते हैं ना क्लब्स के अंदर भी, वो जिम शिम में वो अक्सर हम ये कहते होते हैं, मैं कि यार ये यहाँ किसी के साला साहब है या ये बेनोई है, असल बंदा जो है ना वो कोई ब्रदर इन लॉ वो सूट करता है, दोनों तरफ चलता है, वो सूट करता है। अच्छा, ब्रदर इन लॉ से याद आया, कल कोर्ट में जो है ना वो चली गई, एक केस था तो उसके ऊपर जो है ना वो गया ब्रदर इन लॉ से, मैं ये बात कर रहा हूँ कि ब्रदर इन लॉ चला गया कोर्ट के अंदर, तो उसने कहा कि ये दूसरी शादी की है मेरे बेनोई ने, तो ये गलत है। तो वो फिर जज साहब ने कहा कि आप जो है ना वो मुतासर नहीं हुए, जो मुतासरा खतून है वो आए तो फिर हम इसके ऊपर कोई कार्रवाई करें। हालांकि मुतासर वही हुआ, खर्चा खत्म हो जज साहब ने कौन समझाएगा कि जज साहब दूसरी, जज साहब को एक्सपीरियंस नहीं होना ना। हाँ, वो उस चीज से गुजरे। जज साहब ने कानूनी बात की है, बात कानूनी कि अगर मुतासर हुए तो बीवी हुई है तो बीवी आया उनकी, वो उसको आना चाहिए, वो आके बात कर। हाँ, उन्होंने कहा अपने वकील को भेजे, जो भी है वो आप बहरहाल जो है ना वो ना है, क्योंकि दूसरी शादी हुई थी तो वो उसके ऊपर जो है ना वो थोड़ा सा वो तो बस सुन रहा, मैं क्या देखें यार ये जो है ना हमारे अजीबो गरीब यहाँ पे मसले मसाइल चलते ही रहते हैं। तो अब देखें जी, आज आखिरी दिन है साल का, नया साल जो है वो बिल्कुल वो दस्तक दे रहा है कि हम नए साल को दस्तक दे रहे हैं। दोनों काम है जी, हम तो इस वो जो साल है उस पर मिट्टी शिट्टी डाल के बैठ जाएंगे, ठीक है, कि ये मुश्किल साल था। मैं समझता ये वाला वाकई मुश्किल, मेरी ज़िंदगी में जितने साल गुजरे हैं उनमें से ये सबसे मुश्किल साल था। वो हर लिहाज से, महंगाई के लिहाज से भी, कोरोना के हिसाब से भी, और भी बारिश ही नहीं हुई साल के, बोरिंग बड़ा एक अलमिया रहा। तो अल्लाह ताला ने ये गुजार दी है और हम दुआ करते हैं कि आने वाले साल जो हैं वो इससे बेहतर हों इंशाअल्लाह ताला। और जो लगता तो नहीं है हुकूमत तेवर देख के, मगर हुकूमत के तेवर भी देखें और इसके ओमिक्रॉन के तेवर भी देखें, क्योंकि अब वो जितनी तेज़ी से जो है ना वो बढ़ता जा रहा है। और उम्मीद तो यही थी वैसे कि 2021 में जो है ना इस बीमारी से, वबा से निजात मिलेगी, लेकिन अब ये लग रहा है कि ये अगले 2-3 माह जो है वो पूरी दुनिया के लिए बड़े ख़तरनाक साबित होने का अंदेशा है। तो ये कुछ लगता है कि जैसे ये 2019 में चाइना में स्टार्ट हुआ था और फिर चलते चलते हमारे तक मार्च में ये पहुंचा और उसके बाद लॉकडाउन वगैरह और वो सारा सिलसिला, तो अब भी ये दिसंबर में सारा सिलसिला शुरू हुआ है। तो फरवरी और मार्च जो है ये पाकिस्तान में कुछ इस तरह के ठंडे महीने हैं, तो हो सकता है मतलब ये NCOC की मीटिंग्स वगैरह जो है उसमें ये डिस्कशन हो सकती है कि लॉकडाउन की तरफ दोबारा जाया जाए, या इस दफ़ा आपको नहीं लगता? ये मुझे लगता है ये हमने जो सीखा ना स्मार्ट लॉकडाउन, वो ज़्यादा बेहतर है वो बनस्बत इसके, कि अगर कहीं पे वाक़यात होते हैं, ऐसे वाक़या होता है तो उस इलाके को सीज कर दिया। ठीक है, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है जब हमारे घर में कोरोना हुआ, मेरे और शहरियार के अलावा सबको कोरोना हो गया था, ठीक है, तो इलाका उन्होंने सील कर दिया हुआ था। अच्छा, तो 8-10 दिन बाद मैंने पूछा जी कि ये कब खुलेगा ये, उन्होंने कहा जी फलाना घर जो है ना उसमें हुआ तो उसकी वजह से। मैंने कहा वो घर तो मेरा है, तो कहते जी वो आपका ख़त्म हो। मैंने कहा जी बिल्कुल ख़त्म हो गया। उन्होंने कहा जी आप फलां जगह पे जाके अपने क्लियर के टेस्ट जमा करा दे तो ये ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। हमने अगले दिन जाके टेस्ट वहाँ पे जमा करा दिया, उन्होंने वो उठा लिया। तो ये आसान तरीका है, 2-4 सिक्योरिटी गार्ड से या 2-4 पुलिसमैन के ज़रिए ही इसको कंट्रोल कर लिया जाए, एरिया वाइज आप उसको जो है और आप अगर समझे कि आपके घर का ये है तो उनको क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे दें। क्योंकि ये शुरू में जब आया था ना उसमें यहाँ पे एक तो ये मीडिया के हाथ जब कोई चीज़ चढ़ती है ना
तो वो भी एक अजीबोगरीब मनाजर फिर देखने को मिलते हैं। लोगों के घरों पे ऐसे दावा बोला जाता था जैसे कोई बहुत बड़ा कोई दहशतगर्द छुपा हुआ है और उसको आपने पकड़ना है, साथ मीडिया की टीमें और जनाब पुलिस और ये वो, और लोग डर जाते थे कि ये जो है ना हमारी एक मशहूरी ऐसी होगी कि पता नहीं हमारे साथ क्या सलूक करना है। अब खैर वो वाले मामलात नहीं है, अब तो अभी नॉर्मल हो गया, अभी नॉर्मल हो हम गया। भी इम्यून हो गए। पहले तो ये वेंटिलेटर शॉर्ट हो गया, वेंटिलेटर की तो भाई जरूरत ही नहीं है। एक छोटा सा मीटर मिलता है जो आपकी उंगली पे लगता है, ऑक्सीमीटर, यस, वो आपके पास जरूर होना चाहिए। सैचुरेशन देखते रहते हैं आप, वो उसी वक्त आपको पता चल जाता है ये कोरोना है कि नहीं है। मुझे मेरा गला हफ्ता पहले खराब हुआ है तो मैंने वो लगाया तो मेरी 96 थी ऑक्सीजन। ठीक, 90 से अगर नीचे जाए तो फिर कोई खतरा है। ठीक, अगर 92, 94, 96 है तो इसका मतलब आप नॉर्मल है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपकी सैचुरेशन ठीक है, ऑक्सीजन का कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो मुझे एहतियातन मैंने फिर भी टेस्ट करवा लिए, ठीक, तो बाकी तो वो क्लियर था। ये वैसे बिल्कुल ठीक मियां साहब ने फरमाया, एक ऑक्सीमीटर ये सारे हर घर के अंदर होना चाहिए। एक आप वैसे थर्मामीटर है, थर्मामीटर, मैं कह रहा हूँ कि एक थर्मामीटर और होना चाहिए। एक अगर आपकी अच्छी साइज की फैमिली 8-10 लोग हैं तो एक स्टीमर भी जरूर घर में रखें, ठीक है, जो स्टीम बनाता है। और वैसे भी रूटीन में भी हफ्ते 10 दिन बाद अगर आप स्टीम लेते रहे तो जितनी पोल्यूशन हमारे शहर में है वो जो हमारे अंदर जाती है वो साफ होती जाएगी, गला गुला साफ हो जाता है हर चीज़ आपका, सारा लंग्स तक, फेफड़े भी साफ हो जाते हैं। फेफड़े हर चीज़ आपकी साफ कर देती हैं। इसमें वो बताते होते थे कि इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए एक वो कैल्शियम की वो यूज कर, उसका कोई फायदा होता है वैसे किसमें? वो CAC 1000 जो गोली कोई एक होती है टैबलेट। देखिए जी, आप नेचुरल रेमेडी पे जाएं, ठीक है, स्टीमर के अंदर 4-5 लौंग डाल लें। लौंग से अच्छी कोई एंटीबायोटिक चीज नहीं है। कभी आप इसको साबुत ही डालना पड़ता है, पूरा साबुत डाल लें, कोई इशू नहीं है, ठीक, वो डिजॉल्व भी नहीं होगा, ठीक, और अपना असर देता जाएगा। कभी आपका अगर दांत दर्द हो रहा हो तो लौंग चबा के उस कैविटी में रख लें तो आपके दांत की दर्द खत्म हो जाती है। इतनी मेरा जाती ये बिल्कुल ठीक एक्सपीरियंस है। तो आप स्टीमर के अंदर 5-4 लौंग डाल लें और स्टीम लें, वो आपका एंटीबायोटिक होगा, बेहतरीन है। देखिए जितने भी अद्वियात बनती हैं वो किसी न किसी नेचुरल चीज से ही एक्सट्रैक्ट होती है। ऐसे ही जैसे हम एक प्लास्टर सा लगाते हैं वो सुराखों वाला बेलाडोना, वो है क्या? वो जो कैप्सिकम है, ठीक है, क्या शिमला मिर्च शिमला मिर्च का अर्क निकाल के उसमें लगाया हुआ, दैट्स ऑल, ठीक है, और वो शायद 0.5% भी नहीं होगी, 0.5%। तो अगर हम शिमला मिर्च वैसे ही खाते हैं शौक से तो वो सैलड की तरह वो खा लें। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली तो आपने जो है ना वो जिसको कहते हैं ना, वो खान साहब कहते हैं घबराना नहीं है सबसे पहले, क्योंकि ये सबसे बड़ा जो है ना वो आपका माइंड सेट इसमें चाहिए, खुदा ना खास्ता किसी को, क्योंकि ये अब तकरीबन हर दूसरे बंदे को होता जा रहा है और उसके बाद लोग ठीक भी होते जा रहे हैं। शुरू में ऐसे लगता था कि पता नहीं ये जिसको हो जाएगा तो वो खुदा ना खास्ता उसका जो है ना वो दुनिया से जाना अब ठहर गया। ऐसी कतन कोई बात नहीं है, आपकी विल पावर चाहिए, आप अपने आप को मजबूत रखें, और सबसे बड़ी बात यह कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। इम्यूनिटी तब स्ट्रांग होगी कि जब आप अपनी जो देसी जो खुराकें हैं उनकी तरफ जाएंगे। कोई देसी मुर्गा शुर्गा इसका कोई सूप शूप यखनी बना के वो पीनी चाहिए, और आजकल जैसे कि बारिश नहीं हो रही है तो इन चीज़ों के ऊपर, ड्राई फ्रूट के ऊपर बंदे को रहना चाहिए, कहवा वगैरह बना के पीना चाहिए। ये कहवा जब आप बनाते हैं जी, इसके अंदर क्या चीज़ आप रिकमेंड करते हैं कि ऐसी जो आजकल के मौसम के हिसाब से? एक तो ग्रीन टी है जी, वो डाल सकते हैं आप। अगर वैसे कहवे में आप कुछ भी ना डालें, गर्म पानी लेके 1 चम्मच शहद का और 1 आधा नींबू, ये सबसे बेहतरीन चीज़। नींबू गले को नहीं पकड़ता कई लोगों को? अगर आपको एलर्जी है नींबू से, वैसे तो नींबू आप देखिए जब आपका गला खराब होता है तो आपको विटामिन सी देते हैं, ठीक, तो नींबू इज विटामिन सी, वो विटामिन सी, तो उसमें गला तो नहीं खराब होना चाहिए। कुछ लोगों को वैसे ही नहीं रास नहीं आता तो वो ना इस्तेमाल करें नींबू, ठीक है। क्योंकि ये असल में जो है ना पकड़ जब होती है वो बेसिकली मैंने ये देखा बच्चों को बड़ा शौक होता है वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह, हाँ, वो उस चीज़ को आप अवॉइड करें तो फिर है, क्योंकि वो हर तरह से आपको नुकसान पहुंचा रही है। बिल्कुल, वो एक तो कैलोरी उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, फिर वो शुगर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि वो पता नहीं आई डोंट नो क्या उसके अंदर वो है, क्योंकि हम भी इस्तेमाल करते रहे बचपन में, तो एक पी ली फिर दूसरी पी ली फिर तीसरी पी ली, वो छूटती नहीं है, फिर जान उससे छूटे तो फिर है। तो इन चीज़ों के ऊपर जब आप लगाएंगे बच्चों को तो फिर वो ठीक रहेगा। देखिए अगर प्यास लगे गर्मियों में, सर्दियों में तो हर नहीं लगती, तो स्कंजबिन पिए, ठीक है, और खुद बना के पिए, खुद बना के पिए। ये कोले शोले से निकले ये जो जितने भी, और पानी
नमक और नींबू, ठीक, और चीनी डाले, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। ये वैसे हमारे कल्चर के अंदर क्या चीज़ ये आ गई हुई है, जरा भी अंदर बोतल सामने रखी। देखिए ये मार्केटिंग है ना। अच्छा, आपकी जो कोल्ड ड्रिंक के ब्रांड है बड़े, मैं 2 ब्रांड बड़े हैं, ठीक है, उनके बजट जो एडवर्टाइजमेंट के बजट हैं वो ज्यादा पाकिस्तान के बजट से बड़े ऐसे ही। तो पानी बेच तो पानी रहे हैं ना, तो पानी इस कीमत पे आपको बेच रहे हैं कि, और ये जितना नापुख्ता ज़ेन है उतनी ही एडवर्टाइजमेंट उसके अंदर समा जाती है, बच्चों को ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेती है। ये बिल्कुल सही है आपने कहा। ले जी, ये मेरा ख्याल है कि बिल्कुल सिंपल है, इसके ऊपर कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बहस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कोल्ड ड्रिंक से बिल्कुल बचें, ये मौसम तो वैसे भी कोल्ड ड्रिंक के लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन हम कोल्ड ड्रिंक की बजाय अगर आप बेवरेज गए ना, जी, जो मल्टीनेशनल वाली है उससे बचे। कोल्ड ड्रिंक तो पानी की भी कोल्ड, ये भी बिल्कुल सही है। ये हर तरह के बेवरेज से बचना चाहिए, वो बिल्कुल ठीक है फरमा रहे हैं। हम भी बचते हैं, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। Welcome back from the break and you are listening FM 98.6. We are in conversation with मियाँ शफकत अली साहब, और हम बात जो करते हैं आपके साथ वो रोज़मर्रा की बुनियाद पे जो भी मामलात चल रहे होते हैं उनको डिस्कशन में ले आते हैं, और आपकी जो इनपुट आ रही होती है उन चीज़ों को देख के और उसके मुताबिक फिर जो है ना सारी हमारी गुफ्तगू उसके इर्द गिर्द हम कोशिश करते हैं कि वो रहें। आज जो है वो, क्योंकि एक मैसेज मुझे आया भी हुआ था ये पूछने के लिए कि जी मियाँ साहब से ये पूछें कि जो साल जब ख़त्म होता है और जो न्यू ईयर नाइट का जो कॉन्सेप्ट है इसकी कितनी की गुंजाइश है हमारी सोसाइटी के अंदर। तो क्योंकि हमने यूरोप में ये देखा है कि अब अल्लाह की तरफ से वैसे कोई मामला इस तरह का बन गया कोविड की वजह से कि वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुल्क में मियाँ साहब आप किस तरह से इसको देखते हैं कि न्यू ईयर नाइट का जो, देखिए ये एक, बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी इस्लामिक त्यौहार नहीं है, मगर सोसाइटी में इतनी टॉलरेंस होनी चाहिए कि हमारे जो साथी हैं, हमारे जो सिटीजन हैं बाकी के, उनका तो मजहबी त्यौहार भी है, क्रिसमस से लेके तो न्यू ईयर तक, ये उनके साथ हमें मिल के इसको एंजॉय करना चाहिए। खापर रौला या वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से किसी दूसरे को डिस्टर्बेंस हो, मगर एक चीज़ बड़े अच्छे तरीके से भी हम मना सकते हैं और मनाना भी चाहिए, कोई इसमें हर्ज नहीं है। और ये नहीं सोचना चाहिए नॉन इस्लामिक है या मज़हब अहले किताब है, वो भी हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, उनके साथ वो हमारी अगर खुशियों में शरीक होते हैं तो हमें उनकी खुशियों में शरीक होना। बैनुल मज़ाहिब हमारी जो है वो उसको प्रमोट करना चाहिए। और ये मदीने की रियासत में भी ऐसी था, ठीक है, कि दूसरे मज़ाहिब के लोगों के साथ हम मिलजुल के वहाँ पे रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कहते हैं ना, देखिए किसी के खुदा को बुरा ना कहें फिर वो आपके खुदा को बुरा कहेगा। एक्चुअली खुदा है एक ही है, खुदा तो एक ही है, मैं उसमें कोई जो अहले किताब है वो सारे एक खुदा को मानते हैं, उसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं है। तरीका अलग-अलग जरूर हो सकता है मगर अल्लाह ताला एक ही है, रब जो है ना वो एक कोई है। तो ये इबहम जो पैदा होता है ये किस जगह पे आके पैदा? ये दुकानदारी, देखिए आप अनारकली चले जाए तो एक ही माल सारी दुकानों में पड़ा होगा, सेल्समैन फर्क है, बेचने का तरीका फर्क है, कि वो ये सब दुकानदारी है इनकी, जो ये मैं समझता हूँ मजहबी रहनुमा है, कोई अपनी दुकान चमका रहा है, कोई अपनी दुकान चमका रहा है, वो है, वो कहते हैं ना जी कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, तो है, वो एक ही है, वो उसमें कोई फर्क नहीं। बहरहाल हमारी जो दीनी इक़दार हैं, जो रवायात हैं, उसके मुताबिक आप उन लिमिट्स, और हम पे लाजम है कि हमसे पहले जो मज़हब आए थे उनका एहतराम करें, उन पे लाजम नहीं है, ठीक है, कि वो मुसलमानों का एहतराम करें। ये आप बात समझे, बड़ी बारीकी की है और बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुसलमानों पे लाजम है कि हमसे पहले जो मज़हब आए थे उनका एहतराम करें, उसी तरह के जो कुरान में लिखा हुआ है, ठीक, उन पे कतल लाजम नहीं। उनको तो पता ही नहीं था कोई मुसलमानों का मज़हब आएगा या नहीं आएगा, और दो स्कॉलर्स को पता था कि आखिरी नबी भी आएंगे और ये मज़हब भी आएगा, जो उनके स्कॉलर्स हैं। आम बंदों को तो नहीं पता, ना उनको पढ़ाया गया कहीं। नहीं, ये बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि 1,24,000 जो पैगंबर आए हैं, तो ये तो तमाम मुसलमानों पे ये फ़र्ज़ है कि उन सब की इज़्ज़त करें, बिल्कुल, और करनी भी चाहिए। असल में जो आज की जब बिलखुसूस न्यू ईयर नाइट की हम बात करते हैं ना, कोई भी अमल करें, चाहे वो न्यू ईयर नाइट पे करें, वो सुबह नफल पढ़े जी, को क्या पाबंदी है, मैं कहने लगा हूँ
कि अपने हर अमल का जवाब हमने बहरहाल अल्लाह को देना। बिल्कुल। तो ये चीज़ जब आपके जहन में होगी कि मैं ये काम करने लगा हूँ, कोई भी काम आप करने लगे हैं, तो थोड़ा सा उस वक्त ये सोचें कि मेरे इस काम का, जिस वक्त इस अमल का मैंने जाना है, आगे भी जवाब देना है, तो वो उसके मुताबिक ये मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। मेरा इंसान से बड़ा जज फिर खुद कोई हो ही नहीं सकता, आपको पता चल जाता है। और फिर आपकी सबसे बड़ी बात यह है, वो कहते होते हैं कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार फिर नियतों पर है। तो जब आपकी वो नियत है ना, वो आपको बता देगी कि आप कितने पानी में। तो इस चीज को ही जो है ना, मेरा ख्याल है कि समझते हुए और नए साल में अहद करें हम कि हम पहले पिछले सालों की निस्बत ज्यादा बेहतर तरीके से रहेंगे सोचने में। और इसमें कोई वो नहीं है, बल्कि थोड़ी देर पहले मेरे दोस्त ही हैं, छोटे भाइयों की तरह मजहबी स्कॉलर हैं, तो उनको भी मैं यही कह रहा था कि अल्लाह ताला ने जो हिसाब लेना है ना, वो इंसानों के दरमियान जो हमारे तल्लुकात हैं उसका ज़्यादा हिसाब लेना है। अपनी वो जो इबादत है उसको तो वो कहता है मैं माफ़ कर सकता हूँ, मगर जो माँ बहन आपस के तल्लुकात हैं आपको, उसको मैंने माफ़ नहीं करना, वो उसी शख्स ने माफ़ करना है जिसके साथ आपने ज़्यादती की। जो हम हुकूकुल इबाद की जो बात है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वैसे देखा गया है कि हम हमारे मुआशरे के अंदर जो है ना, वो एक चीज़ है, खुदा ना खास्ता इसको रियाकारी अगर मैं बोलूँ, क्योंकि ये कि मजहबी रुझान रखने वाले जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस तो वो कर रहे होते हैं, लेकिन जो अमल है वो उससे कदरे मुख्तलिफ होता है। वो लोग उनसे खुश नहीं है तो खुदा कैसे खुश हो? अगर उनकी तरबियत ठीक नहीं हुई, जो पहले कल की प्रोग्राम में मैंने बात की थी कि उनको तरबियत देने वालों की तरबियत नहीं हुई। यस, वो मैं उनको लेफ्ट ओवर का लफ्ज यूज करता हूँ, वो सोसाइटी के लेफ्ट ओवर है, वो तरबियत दे रहे हैं, तो उनकी तरबियत क्या होगी? ठीक है, बिल्कुल। वो तो CSP के क्वालिफाई करके तो बड़ी जबरदस्त, आपने बड़ी अच्छी वो मिसाल दी हुई है, और उसकी बड़ी, मैं समझता हूँ बड़ा वजन है उस बात के अंदर। अगर आम बंदा जिन्होंने जरा नलायक तरीन बच्चा है, उन्होंने तुसी कहो कि तू चलाना दीन चलाना, तो वो क्या चलाएगा? और उसमें से कई ऐसे लोग हैं जिनको कुरान का तर्जमा नहीं आता। मेरे घर पे एक मौलवी साहब बच्चों को कुरान पढ़ाते थे, मैंने कहा यार पहले तू तो मैं टेस्ट देना, ठीक है, आए थे तेरा तर्जमा दस, तर्जमा तो मैंने नहीं पता। मैं कहा तू तेरे पता ही नहीं पढ़ाना कि मैं दूँ यार, तुमने क्या पढ़ाना? हमें पहले ये हम क्या करते हैं, मौलवी साहब आ गए जी कुरान पढ़ाएंगे, मौलवी साहब को भाई कुरान आता है, पहले तो ये तो चेक करें, क्योंकि मुझे नहीं आता तो मैं समझता हूँ मैं मौलवी साहब का टेस्ट नहीं ले सकता। सबसे पहले ज़रूरी है कि हम खुद पढ़ें कुरान को और बात तर्जुमा पढ़ें, समझें उसको, फिर आप खुद बच्चों को पढ़ाएं या मौलवी साहब पढ़ाएं या आपकी बेगम साहबा पढ़ाएं, वो हर चीज़ 2 3 4 तरह की तफसीर पढ़नी चाहिए। हाँ देखिए जी, सबसे बेहतरीन काम है रमज़ान में आप रोज़ा रखने के बाद एक सपाड़ा पढ़ ले सुबह सुबह तर्जमे के साथ, उसके बाद ही दिन शुरू होता है। ऐसे ही है, और इससे बड़ी क्या इबादत होती है? इससे बड़ी क्या इबादत होती है? वो करें। देखिए, वो जब भी आप कोई गाड़ी लेते हैं या कोई भी, मेरा ख्याल है कि इलेक्ट्रिसिटी की कोई चीज़ें लें या कोई मशीनरी कोई ले लेते हैं, तो एक बुकलेट होती है साथ, उसको पढ़ा ना तो वो जनाब ला के तो उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कितने ना कितने। ये हमारी ज़िंदगी का मैनुअल है, जो कुरान है वो हमारी ज़िंदगी का मैनुअल है, और हर तफसील इस पर लिखी हुई है, और जो नहीं लिखी हुई वो आपकी मर्जी है, जो मर्जी करे, उस पर कोई पाबंदी नहीं। आपने किसी से मशवरा करना है करें, नहीं करना तो कोई, अल्लाह ताला ने उसका हिसाब नहीं आपसे लेना जो कुरान में नहीं लिखा। आपका दिल गवाही दे देता है, वो खुद ही आपका। देखिए जी, सबसे मुश्किल काम है अपने आप को साफ करना। आप अपने आप को साफ कर ले, आपको गलत बंदे मिलेंगे नहीं, कभी भी जिंदगी में नहीं मिलेंगे। जैसा इंसान खुद होता है वैसे लोग मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और ये देखें, बात फिर अगेन वही आ जाती है ना, कहते हैं शहर से ज्यादा नजदीक है खुदा की जात। तो मतलब यही हुआ कि ये सारा कुछ आपके अंदर अपने आप को ठीक करेंगे तो सारा मामला जो है ना वो ठीक हो जाएगा। आज अगर मैं खुद को ठीक करूंगा 22 करोड़ में से, तो एक बंदा तो ठीक हो गया ना जी। देखिए, इकबाल की खुदी का कॉन्सेप्ट ही ये है कि यार अपने आप को ठीक करो, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। बिल्कुल ऐसे आप हैं क्या, बिल्कुल फिर जाके पता चलता है यार मैं तो, अल्लाह ताला की खास करम है मुझ पर, खास करम है। नाइब का रुतबा ऐसे तो नहीं मिल गया। देखिए, ये बहुत बड़े एजाज की बात है और इस चीज़ को जो है वो समझना चाहिए। बहरहाल इंसान बड़ी कीमती चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है, और बड़ी एहसन तकवीम इसको बोलते हैं, वो अल्लाह ताला ने की है। तो इंसान को खुद भी इस चीज़ का जो है वो इस अपने एक रुतबे का और अपने मर्तबे का ये समझना चाहिए, इदराक करना चाहिए, इसकी इज़्ज़त करनी चाहिए।
आज का प्रोग्राम इसी बात पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला नया साल आपके लिए एक बड़ा अच्छा खुशियों भरा नया साल लेके आए, हर तरह की परेशानी से निजात मिले और बिलखुसूस हमारे वतन अजीज़ के लिए, पाकिस्तान के लिए नया साल बड़ा बेहतरीन साल हो इंशाल्लाह। बशर्ते ज़िंदगी। फिर कल तो छुट्टी है हमारी, अब ट्यूसडे को मिलेंगे, मंडे को क्योंकि आपके बच्चों की छुट्टी होती है। ठीक है, तो मंडे का ऑफ करके तो ट्यूसडे को मिलेंगे। ट्यूसडे को इंशाल्लाह ताला आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखें और हमारा यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं कहता रहता हूँ, ये हमारा जो है ना वो कहना, आपसे रिक्वेस्ट करना हमारा बुनियादी हक है। और ये कहना भी ज़रूरी है कि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें जो फीडबैक भिजवाते हैं उसको भिजवाते रहें और अपनी इनपुट देते रहें। आपकी अप्रिसिएशन जो है वो हमारे लिए किसी भी तरह एक ऑक्सीजन से कम नहीं है। अपने गिरदोनुमा में अज़ीज़ो कारका सबका ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।